जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहां पर आज हम डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज के टेस्ट क्रमांक 24 जो कि इकोनॉमी विषय का हुआ था, उसका विस्तृत विश्लेषण देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, यदि आप एमपीपीएससी की परीक्षा को अच्छे से देना चाहते हैं और अधिक रूप से सुदृढ़ करना चाहते हैं इसकी तैयारी को, तो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में 35 टेस्टों की विस्तृत श्रृंखला भी ले सकते हैं। और यदि आपको इतिहास विषय के 1000 से अधिक 3 मार्कर प्रश्नों का संग्रह चाहिए है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारी इसी डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं हमारे 3 मार्कर प्रश्नों को। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पर लगातार हम ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध कराते रहते हैं। साथ ही में यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और अपने ज्ञान का प्रसार करें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न था बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, इसे हमें 3 मार्कर में डिफाइन करना था। और प्रोफेसर पीगू कहते हैं कि एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है और वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है। तो बेरोजगारी क्या होती है? तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगारी कहलाती है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीगू। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे अदृश्य, मौसमी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और बहुत सारी बेरोजगारियों के प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते थे। बेरोजगारी के कारण क्या होते हैं? तो कारण लिख सकते हैं शिक्षा एवं कौशल की कमी होना, किसी कार्य विशेष के प्रति अयोग्य होना, और वर्तमान समय में जैसे प्रतिस्पर्धा का बहुत ज़्यादा दौर है तो प्रतिस्पर्धा के दौर में भी लोग बेरोजगार ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से आप बेरोजगारी को 3 मार्कर में लिख सकते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न था विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है, चलिए देखते हैं। विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा को चालू करती है। अर्थात जो पुरानी मुद्रा के जो लीगल टेंडर होते हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, वही विमुद्रीकरण कहलाता है। और उसके बाद फिर नई मुद्रा चलाना पड़ता है। विमुद्रीकरण 1978 में, अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण भारत में हो चुका है। 1978 में हुआ था जिसमें 1000 और 5000 के नोटों को बंद किया गया था। साथ ही में 1991, 1992 के करीब भी किया गया था एक बार। 2016 में भी 8 नवंबर को किया गया था, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था तथा 2000 का नया नोट और 500 का नया नोट प्रारंभ किया गया था। यह 2016 में हुआ था। विमुद्रीकरण को काले धन से निपटने के लिए, जमाखोरी, एनपीए की समस्या आदि से निपटने के लिए इसे लागू किया जाता है। सॉरी, एनपीए यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या होता है, इसे भी हमें 3 मार्कर में लिखना था। तो चलिए देखते हैं। जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यह क्या होता है? एक विशिष्ट देश के निवासियों द्वारा देश या विदेश में 1 वर्ष के समय की अंतिम अवधि में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीएनपी कहा जाता है। अर्थात कोई भी एक देश है, उसके निवासी अर्थात किसी देश के नागरिकों द्वारा उसी देश में या देश के बाहर जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य 1 वर्ष के बाद जो होगा वह जीएनपी के अंतर्गत काउंट होगा। इस तरह से आप जीएनपी को यहाँ पर लिख सकते थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न था क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देश के विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के आर्थिक तथा प्रति व्यक्ति आय के स्तर में पाई जाने वाली असमानता को क्षेत्रीय असंतुलन कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि भारत के कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये क्या है, औद्योगिक, कृषि और अन्य पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उन्नत हैं। तो इसलिए इनकी आर्थिक विकास दर बहुत ज़्यादा है और प्रति व्यक्ति आय भी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से रीजनल इम्बैलेंस उत्पन्न होता है और दिखाई देता है। इसके कारण क्या होते हैं? तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे औद्योगिकरण, गुजरात में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि कृषि पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा होती है तो इसलिए वो क्षेत्र ज़्यादा डेवलप है। गोवा में प्राकृतिक पर्यटन आदि के क्षेत्र में विकसित है, तो इसलिए ये रीजनल इम्बैलेंस यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न 3 मार्कर में, गरीबी। गरीबी को भी हमें बताना था। तो गरीबी क्या होती है? गरीबी भी एक स्थिति है
इसमें जीवन के निर्वाह के लिए मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में कौन कौन से होते हैं? भोजन, कपड़ा और मकान। इस तरह भी यदि लोग अपनी आर्थिक पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह गरीबी के अंतर्गत काउंट किया जाता है। गरीबी का आकलन उपभोग के आधार पर कुछ समितियों जैसे रंगराजन समिति वगैरह है, इनने प्रस्तुत किया है। इनने कहा है कि 2100 कैलोरी यदि कोई भी शहरी व्यक्ति उपभोग नहीं कर पा रहा है तो वह गरीब है, और ग्रामीण क्षेत्र में यदि वह 2300 कैलोरी का उपभोग नहीं कर पा रहा है तो वह भी गरीबी के दायरे में आएगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अब चलते हैं 6 मार्कर प्रश्नों की ओर। 6 मार्कर को देखते हैं। यहाँ पर 3 6 मार्करों को हम डिस्कस करेंगे। पहला 6 मार्कर था भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रकों का जो योगदान है उसे हमें बताना था। तो क्षेत्रक हमने देखा है कि 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तो उन्हें हमें यहाँ पर बता देना था कि किसका कितना योगदान है। तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसकी विकास में विभिन्न क्षेत्रों का भिन्न भिन्न योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र या कहें कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र। यह वर्तमान समय में भारतीय जीडीपी में लगभग 17% का योगदान देता है। यहाँ पर यह जानने योग्य बात है कि कृषि क्षेत्र भारत की लगभग 53% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। आप देख सकते हैं कि 53% जनता को रोजगार प्रदान प्राथमिक क्षेत्र कर रहा है, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 17% है। साथ ही में द्वितीय क्षेत्र की बात करें जिसे हम उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं, यह भारतीय जीडीपी में लगभग 31% का योगदान देता है। साथ ही में सेवा क्षेत्र जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान देने वाला क्षेत्र है, यह जीडीपी में उत्पाद का लगभग 53% का हिस्सा रखता है, 53% का योगदान देता है और बहुत ज़्यादा रोजगार भी प्रदान करता है। इस तरह से आप यहाँ पर इनके योगदान को लिख सकते थे। अब निष्कर्षतः देख लेते हैं कि सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देता है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। इस तरह से आप इसे लिखकर समाप्त कर सकते थे। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था पलायन के कारणों को हमें बताना था कि पलायन के क्या कारण हैं, बताइए। तो पलायन के कारणों में हम यहाँ पर कारण बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को रोजगार प्रदान नहीं कर पाता, इसीलिए क्षेत्रीय विकास में असमानता लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में स्थानांतरित होने के लिए विवश करती है। यह एक कारण है कि वहाँ पर जो कृषि है वह पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रही है। वहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी विद्यमान रहती है, जो कि वर्तमान आवश्यकताएं जो हैं महंगाई की पूर्ति करने के लिए जो आय होना चाहिए है वह प्रदान नहीं कर पाती, इसलिए लोग गाँव से शहर की ओर जाने हेतु विवश हो जाते हैं। तो इसे आप लिख सकते थे। अगला है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जैसे कि शैक्षणिक सुविधाएं नहीं मिलती, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती। ये भी कारण है कि जिससे वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। साथ ही में राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्जातीय संघर्ष के कारण भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं, या किसी भी क्षेत्र जहाँ पर उनके साथ भेदभाव होता है उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र गमन कर जाते हैं। साथ ही में गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोग अन्य क्षेत्रों में निवास करने के लिए गमन करते हैं। साथ ही में भोजन की कमी, जलवायु परिवर्तन, धार्मिक उत्पीड़न, गृह युद्ध जैसे अन्य कारक भी लोगों को आंतरिक पलायन की ओर अग्रसर करते हैं। इस तरह से आप पलायन के कारणों को यहाँ पर नोटिफाई कर सकते थे। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, समझाइए। तो हमें यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बताना था डिटेल में। सबसे पहले हम छोटी सी परिभाषा लिख देंगे कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। यह सकल घरेलू उत्पाद की हमने परिभाषा यहाँ पर दे दी। अब देख लेते हैं और कुछ तथ्य इसके बारे में। तो सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था को मापने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित सभी चीज़ों के कुल जो चीज़ों और वस्तुओं और सेवाओं हैं उनका मौद्रिक मूल्य है। जीडीपी में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी आविष्कार, भुगतान, निर्माण, लागत और व्यापार का विदेशी संतुलन शामिल किया जाता है। इस तरह से हमने इसे बता दिया। अब हम यहाँ पर बता देंगे कि जीडीपी के घटक भी होते हैं कुछ कुछ, वो घटक क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। जीडीपी में क्या होता है, व्यक्तिगत उपभोग व्यय को शामिल किया जाता है, व्यावसायिक निवेश को शामिल किया जाता है, सरकारी व्यय को भी शामिल किया जाता है और निर्यात
में से आयत को घटा दिया जाता है। इस तरह से आप इसके घटकों को यहाँ पर लिख सकते थे। तो चलिए, इस तरह सकल घरेलू उत्पाद भी हमारा समाप्त होता है और 6 मार्कर हमारे यहाँ पर पूरी तरह समाप्त होते हैं। अब हम मूव करते हैं 15 मार्कर की ओर। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमको मोटिवेशन प्रदान करता है। और यदि आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय हो तो इस वीडियो को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुपों पर जरूर शेयर करें, ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और आप लोगों की इसी प्रकार से और ज़्यादा सहायता कर सकें। तो चलिए देखते हैं हमारे 15 मार्कर प्रश्न को। 15 मार्कर प्रश्न था कि भारत में विकास के नियोजन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना था कि भारत में विकास का नियोजन है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में नियोजन के द्वारा समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है और यह व्यक्त किया जाता है कि आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन साथ साथ चलते रहें। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व पाया जाता है, जिसमें आर्थिक नियोजन को विकास की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान दिया गया है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में क्या क्या आते हैं उनको हम यहाँ पर इसी पैराग्राफ में बता देंगे, इंट्रोडक्शन के रूप में ही। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का निवारण करना, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, मानव संसाधन का विकास आदि आर्थिक नियोजन में निहित होते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर शॉर्ट इंट्रो देख लिया। अब हम आते हैं भारत पर। भारत में नियोजन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान समय में नीति आयोग के द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद आदि भी कुछ संस्थाएं हैं जो कि भारत में नियोजन के क्षेत्र में कार्य करती हैं। अब भारत में नियोजन किस प्रकार से किया गया है, उसके लिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया था। तो यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजनाओं को और उनके थोड़े थोड़े जो लक्ष्य हैं उनको बता देंगे। तो भारत में नियोजन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ किया गया था। यह रूसी मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था, समाजवादी मॉडल। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी। इसका मुख्य लक्ष्य था कि कृषि का विकास हम करेंगे। दूसरी चली 1956 से 61 के बीच में। इसमें बोला गया कि हम औद्योगिकरण को बढ़ावा देंगे, लेकिन इन दोनों को साइड में रखकर तृतीय पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई 61 से 66, जिसमें बोला गया कि हम सबसे पहले बेसिक उद्योग जो फंडामेंटल इंडस्ट्रीज हैं उनको निकालेंगे, डालेंगे और कृषि में वृद्धि करेंगे ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 1974 तक चली थी, इसमें स्थिरता लाना, आर्थिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। इसी प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता लक्ष्य रखा गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी उन्मूलन को रोजगार सृजन के द्वारा खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना को 1985 में स्टार्ट किया गया था, 1990 तक यह चली थी। इसका लक्ष्य था कि आर्थिक समृद्धि एवं आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसी प्रकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास, नवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया कि हम तीव्रतम विकास और आर्थिक समृद्धि की ओर ध्यान देंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि 2012 से 2017 तक चली थी, यह एक अंतिम पंचवर्षीय योजना भी है। इसका लक्ष्य रखा गया था तीव्रतम संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास करना। इस शब्द को आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ब्रॉड लेवल था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। अब क्या हुआ है, वर्तमान समय में जैसे नीति आयोग की स्थापना हुई तो इन्हें बोला कि हम पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को समाप्त करेंगे। पंचवर्षीय मॉडल को समाप्त करने के बाद अब नीति आयोग के द्वारा एक्शन प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है और इसी तरह से समय समय पर इनके लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। इस तरह से हमारा यह प्रश्न भी समाप्त होता है और डिस्कशन हमारा यहाँ पर अंत होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हम लोगों से अधिक मात्रा में जुड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।